संघीय न्यायपालिका पढ़ रहे थे और संघीय न्यायपालिका में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भारत में जो न्यायपालिका का गठन होता है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना क्यों आवश्यक होता है, और उसके बाद में भारत की जो न्यायपालिका के गठन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका का गठन। जैसा कि आपको पता है कि संघीय न्यायपालिका को भारत में जो सबसे ऊपर स्तर का न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो न्यायपालिका का गठन किस प्रकार होता है, उसमें जो है किस प्रकार नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो न्यायपालिका के गठन में जो है हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। क्षेत्राधिकार हमने पढ़ लिया था, गठन पढ़ लिया था, और उसके बाद न्यायिक सक्रियता को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका के संबंध में कुछ जो बातें आपको जाननी जरूरी है। जैसे हमने कल इसके बारे में चर्चा पढ़ ली थी, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया कि न्यायपालिका ने कभी कभी ऐसे निर्णय दिए हैं जो बिना मुकदमे के, जिन पर मुकदमा नहीं हुआ लेकिन फिर भी जो है जनहित के आधार पर न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाते हुए कार्यपालिका को उनके कार्य करने और व्यवस्थापिका को कुछ ऐसे कानून बनाने का दिशा निर्देश दिए। यानी न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाते हुए मानव हित में, जनहित में कुछ निर्णय दिए। तो उसमें हमने एक प्रकार की याचिका की बात की थी जिसे हम जनहित याचिका PL कहते हैं। और जनहित याचिका का हमने अर्थ पढ़ा था कि सामान्यतः कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में तब जाता है जब उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार हुआ है, या उसे का न्याय को जो है उसके न्याय में किसी प्रकार का जो है उसे अन्याय उसके साथ हुआ है। सामान्यतः वो न्यायालय की शरण में जाता है और न्यायालय फिर उसके आधार पर उसकी सुनवाई करता है। लेकिन कभी कभी न्यायपालिका ने ऐसे भी निर्णय दिए हैं जो जनता के हित में रहे। यानी कभी कभी जो है जिनका केस से कोई संबंध नहीं है, मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, वो न्यायालय की शरण में गए और उनके आधार पर भी न्यायालय ने निर्णय दिए। ठीक है, तो वर्तमान में हम कह सकते हैं न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया जनहित याचिकाएं दायर होने लगी है। और जनहित याचिका का सीधा सा मतलब क्या है कि कानून की सामान्य प्रक्रिया में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति अदालत जाता है तब उसका वही व्यक्ति अदालत जाएगा जिसका व्यक्तिगत नुकसान हुआ। लेकिन जब जब उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है, परंतु 1979 के बाद न्यायालय ने कुछ ऐसी अवधारणा को अपनाया है जिसके तहत क्या हुआ है कि ऐसे मुकदमों की सुनवाई की है जिसमें पीड़ित व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के हित को देखते हुए न्यायालय ने उसको याचिका को स्वीकार किया। ठीक है, यानी किसी और ने न्यायपालिका में मुकदमा दायर किया जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी न्यायालय ने उस मुकदमे को जनहित के आधार पर स्वीकार किया। क्योंकि ऐसे मुकदमे जनहित से संबंधित होते हैं, इसलिए ऐसे मुकदमों को जनहित याचिका के नाम से जाना गया। तो हम बात कर रहे थे जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से हुई। बिहार की भागलपुर जेल, बिहार की भागलपुर जेल से, जहाँ पर कैदियों के साथ अत्याचार हो रहा था और किसी पत्रकार ने उसके संबंध में मामला दायर किया। हालांकि पत्रकार खुद कैदी नहीं था, लेकिन उसने जनहित के आधार पर जो है दायर किया और न्यायालय ने उसमें सुनवाई करते हुए उनको जो है उससे मुक्त करवाया, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, अमानवीय अत्याचार हो रहा था। पहले न्यायाधीश ऐसे कौन से थे जिन्होंने जनहित याचिका की जो अवधारणा को दिया था, तो उनका नाम है PN भगवती। यानी जनहित याचिका की जो शुरुआत है वो कौन से न्यायाधीश के समय से मानी जाती है? PN भगवती। न्यायाधीश PN भगवती ने जो है
इस जनहित याचिका को स्वीकार किया और ऐसे मुकदमों की सुनवाई की। वर्तमान में न्यायपालिका ने ऐसे कई निर्णय दिए हैं जो जनहित से संबंधित थे और न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए गरीबों को बेहतर जीवन देना, शुद्ध पर्यावरण, प्रदूषण को रोकना, नदियों की सफाई, और कई बार तो उन्होंने अखबारों में छपी कटिंग के आधार पर भी उन मुकदमों को स्वीकार करके और उस पर जो है अपने निर्णय दिए। तो आज न्यायपालिका ने वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, चुनाव में सुधार, भ्रष्टाचार की जांच करना आदि से संबंधित कार्यों में सक्रियता दिखाते हुए कई निर्णय दिए हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके जनहित याचिका। अब न्यायपालिका के कुछ और कार्यों को भी चर्चा करेंगे अपन कि वर्तमान में न्यायपालिका, जैसे हम बात करते हैं कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक, तो इसके संबंध में हम बात करते हैं न्यायपालिका व मौलिक अधिकार। देखिए, न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार जो आपने पढ़े अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 और 32 से 35 तक जो मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है, उन मौलिक अधिकारों को प्रदान करने का जो दायित्व है वो न्यायपालिका को सौंपा गया है। उन्हें उनकी सुरक्षा करने का दायित्व, उनके संरक्षण करने का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि अनुच्छेद 32 के तहत जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका को एक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी इस अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित। इसका मतलब हो गया कि अगर न्यायपालिका, अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, ये किसको प्रदान की गई है शक्ति? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिट, मौलिक अधिकार दिलवाएगा, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। ये 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं? सबसे पहले अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 प्रकार के लेख जारी करके, और ये लेख कब जारी किए जाएंगे? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए जो है 5 प्रकार के लेख जारी करके, और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के तहत 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों को संरक्षक माना गया है। तो अनुच्छेद 226 के अनुसार, जिस प्रकार अनुच्छेद 32 ये शक्तियां किसको प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है उच्च न्यायालय को, अर्थात उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के लेख जारी करके, हाईकोर्ट जो है 5 प्रकार के लेख जारी करके और मौलिक अधिकारों को जो है दिलाएगा। ये 5 लेख जो है जारी करके हाईकोर्ट भी जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, तो मौलिक न्यायिक हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकारों से रक्षा से संबंधित प्रावधान कौन से हैं? अनुच्छेद 32 जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है शक्ति, फिर अनुच्छेद 226 ये शक्ति किसको प्रदान करता है? उच्च न्यायालय। और इससे संबंधित एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 भी इससे संबंधित है।
इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। किसी भी कानून को क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक। अगर कोई विधायिका यानी संसद ऐसे किसी कानून का निर्माण करती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 13 के तहत जो है न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 क्या है? ये भी एक तरह से मौलिक अधिकारों का ही संरक्षण की बात कहता है। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है जो संसद द्वारा बनाया गया है। ऐसा संसद ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून को गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकती है, या कार्यपालिका ने ऐसा कोई कार्य किया है, कार्यपालिका ने ऐसी कोई नीतियां बनाई है जो संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जो है उसको रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये तीनों अनुच्छेद 32 जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति देता है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा शक्ति देता है, और अनुच्छेद 13 कार्यपालिका को या व्यवस्थापिका को ऐसे सभी कार्य करने से रोकता है जो गैर संवैधानिक हो या जो संविधान के अनुसार नहीं हो। तो ये तीनों अनुच्छेद जो है वो न्यायपालिका को अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया न्यायपालिका से और मौलिक अधिकारों जो है से संबंधित प्रावधान। फिर हम बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है न्यायपालिका व संसद। न्यायपालिका व संसद, देखिए कभी कभी एक विवादास्पद मुद्दा रहा है कि भाई देश में संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है, क्योंकि देश के लिए कानून निर्माण का दायित्व किसका है? संसद का है, और वो संविधान में कानून बनाती है, तो इसका मतलब संविधान के लिए कानून बनाने का शक्ति संसद को है। तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका ने ऐसा खुद ने निर्णय दिया। तो संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका? तो कभी कभी कई बार ऐसे मुद्दे उठे हैं कि संसद सर्वोच्च होती है या न्यायपालिका, ठीक है। तो इस मामले को लेकर के और कई बार ऐसे विवाद उठे हैं। तो संसद और न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर के समय समय पर कई ऐसे विवाद उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका को एक शक्ति प्राप्त है जिसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। कौन सी शक्ति? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ये शक्ति क्या है? जैसे हमने चर्चा की थी कि ये किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। इस शक्ति के माध्यम से जो है न्यायपालिका संवैधानिकता की जांच करता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया जो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, या कार्यपालिका ने ऐसा कोई कार्य किया है, ऐसी कोई नीतियां बनाई है जो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब हो गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका दोनों से सर्वोच्च है, क्योंकि वो उनके दोनों को कार्य को रद्द कर सकती है, उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। तो अनेक बार ऐसे मुद्दे उठे, ठीक है, जब न्यायपालिका ने अपनी शक्ति के दम पर कार्यपालिका को चुनौती दी। ऐसा ही अगर बात करें हम तो ऐसे मामले जो उठे थे 1973 के, अगर हम देखें केस 1973 में जो है गोलकनाथ विवाद उठा था। उस समय न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती, स्पेशली उन भागों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनती है, ठीक है। और इसको करते हुए न्यायपालिका ने जो कानूनों को रद्द कर दिया।
बाद में 1967 की बात है, 1976 में जो है फिर मामला उठा था, एक और विवाद इससे संबंधित था जो था केशवानंद भारती विवाद। इस मामले में भी न्यायालय ने निर्णय दिया था। ये दोनों विवादास्पद मामले हैं। इस मामले में न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए ये कहा कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। मूल ढांचे में, यानी मूल ढांचे की अवधारणा कौन से वाद में दी गई? केशवानंद। मूल ढांचे में क्या, मूल ढांचा क्या होगा? यानी स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए संविधान का। अब मूल ढांचा क्या होगा वो समय समय पर तय करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मूल ढांचे में क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो संविधान में संशोधन करने को रोका गया कि संसद जो है संविधान की में संशोधन की शक्ति को सीमित करता है। ये मामला संविधान में संशोधन की शक्ति को क्या करता है? सीमित करता है। कौन? गोलकनाथ विवाद में न्यायालय ने संविधान जो है, ये संसद को ये निर्देश दिया कि वो संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती, स्पेशली मौलिक अधिकारों को रोकने वाले। और तो केशवानंद भारती विवाद में इस निर्णय को पलटते हुए संसद ने फिर निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, वो संशोधन कर सकती है, यानी वापस अपने निर्णय को पलटा, लेकिन उससे मूल ढांचा जो है वो संविधान का मूल ढांचा वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ऐसे मुकदमे हैं जो हम कह सकते हैं कि इन मुकदमों में जो है ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है, दोनों में से शक्तियाँ ज़्यादा किसकी। तो एक बात ये हो गई, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद को जो है इसकी तुलना में इसको शक्तिशाली प्रदान करती है, न्यायपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाती। ठीक है, तो समय समय पर न्यायपालिका ने कई ऐसे निर्णय भी दिए हैं जो उसे कार्यपालिका को जो करने चाहिए थे, या जो संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए। ठीक है, जैसे हवाला मामले में निर्णय दिया था, पेट्रोल पंप के आवंटन से संबंधित मामले, सरकार ने जो पेट्रोल पंपों का आवंटन किया था वो गलत तरीके से दिया था, तो उस समय भी न्यायालय ने निर्णय दिया था। ठीक है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच जो होती है सीबीआई को जो है निर्देश न्यायालय द्वारा दिए गए थे, ये सब कार्यपालिका से संबंधित मामले हैं, इनको निर्णय दिया था। ठीक है, इसी प्रकार भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकने के लिए भी न्यायालय ने समय समय पर निर्णय दिए हैं। इसी प्रकार चुनाव सुधार से संबंधित मामलों में भी न्यायालय ने निर्णय दिए हैं। ठीक है, तो ये भ्रष्ट नौकरशाही और भ्रष्ट जो नेता हैं उनको रोकने के भी न्यायालय ने निर्णय दिए। तो ये मामले समय समय पर न्यायालय ने सक्रियता दिखाते हुए कार्यपालिका को इनमें सुधार करने की जो है आवश्यकता को बताया। इसका मतलब कुछ कहते हैं कि न्यायपालिका जो है वो संसद से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गई वर्तमान से। तो ये कौन कौन से मामले, आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन से मामले हैं जो संसद और न्यायपालिका के बीच में विवाद से संबंधित रहे हैं। तो गोलकनाथ वाद है, केशवानंद भारती वाद है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ऐसे वाद हैं। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स विवाद है। तो ये विवाद ऐसे हैं जिनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है भाई, तो आज हमने अब तक चर्चा कर ली थी कि इस बात के मामले में न्यायालय में पढ़ लिया था कि भारत में न्यायिक ढांचा किस प्रकार का है, एकीकृत न्यायिक ढांचा कौन सा है, त्रिभुजाकार है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय होती है, उसके मध्य में हाई कोर्ट होती है, उसके बाद जो है जिला न्यायालय होता है और फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इस प्रकार भारत में जो एकीकृत ढांचा न्यायपालिका का है। उसके बाद हमने न्यायपालिका के जो है गठन के बारे में चर्चा की थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन होता है, किस प्रकार होती है।
इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। और फिर हमने पर्चे हटाने से संबंधित मामले चर्चा कर लिए थे। तो इन सब चीज़ों पर हमने न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर ली। तो आज ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। हमने बात की थी कि न्यायपालिका के गठन से संबंधित बातें हमने पढ़ ली थी, संरचना पढ़ ली थी। अब एक छोटा सा टॉपिक और इसके बाद में बचा हुआ है जो आपके मैं करवा देता हूँ। हालांकि बहुत छोटा टॉपिक भी है, लेकिन फिर भी आपको इसके गठन के चर्चा संबंध में ध्यान रखना है कि न्यायपालिका का जो गठन है वो किस प्रकार होता है। तो न्यायपालिका का गठन किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हमने पहले चर्चा कर ली थी कि भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे का मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी मुख्य न्याय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, वर्तमान में 31 न्यायाधीश लगभग होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, टोटल 31 होते हैं, 1 + 30 31 न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसके लिए एक प्रणाली अपनाई गई है जो हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रणाली अपनाई गई है जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के द्वारा न्यायाधीश जो है नियुक्ति की जाती है। देखिए 2014 में जो है कुछ सुधार न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित सुधार किया गया है। सामान्यतः जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये एक परंपरा बन गई है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसी को जो है वो सीजेआई बनाया जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ये परंपरा बनी आ गई, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसमें वो देखता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं बाकी, उनमें से जो वरिष्ठ व्यक्ति है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक और जो हम कह सकते हैं कि नई व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। तो ये कॉलेजियम पद्धति थी, और जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने एक संविधान में संशोधन किया था जो 99वां संविधान संशोधन है, और ये संशोधन किया गया था, ये संशोधन संबंधित है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संशोधन किया गया था। अब ये संशोधन क्या था? न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य जज और अन्य जजों की नियुक्ति के संबंधित ये नया जो है संशोधन संविधान में किया गया था, हालांकि बाद में इसे रद्द कर दिया। अब इसमें क्या था? इसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था इस संशोधन में, ठीक है। और इस संशोधन में क्या था कि एक आयोग बनाया गया जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, और उस आयोग का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन हुआ 2014 में, संसद में हुआ था,
लेकिन बाद में न्यायपालिका ने इसे रद्द कर दिया। तो अब इस आयोग के अनुसार कौन नियुक्ति करेगा न्यायाधीश, ठीक है। तो 99 संशोधन करके 2014 में से पारित भी कर दिया गया था और दोनों सदनों में से पारित भी हो गया था और आधी विधानसभाओं ने भी इसे पारित कर दिया था इस संशोधन को, ठीक है, और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। तो इस आयोग में कौन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, इसके लिए इस अध्यक्ष इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में इसका अध्यक्ष तो बनाया गया मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तथा 6 अन्य सदस्य बनाए गए, 6 अन्य सदस्य इसके होंगे। अभी 6 सदस्यों में कौन होंगे, 2 तो वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा केंद्रीय जो विधि मंत्री है, केंद्रीय विधि मंत्री, उसको भी इसका सदस्य बनाया गया इन 6 सदस्यों में। तथा 2 अन्य व्यक्तियों को, 2 अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको भी इसका सदस्य बनाया गया। और इन 2 व्यक्तियों का जो चयन कौन करेगा, ये भारत का प्रधानमंत्री करेगा। ये 2 व्यक्ति कौन होंगे, ठीक है। तो इन 2 विख्यात व्यक्तियों का जो चयन है वो भारत का प्रधानमंत्री करेगा। तो ये प्रधानमंत्री के अलावा इन 2 व्यक्तियों का जो चयन कौन कौन करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री करेगा, भारत CJI करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। और लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये सब मिलकर के और तय करेंगे इन 2 व्यक्तियों, कौन, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये सब मिलकर के इन 2 व्यक्तियों को भेजेंगे, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों को भेजेंगे या इनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। इन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति तो SC का होगा, SC का यानी अनुसूचित जाति का, एक ST का होगा और OBC का या अल्पसंख्यक या महिला हो सकती है, ठीक है। ये सब मिलकर के, ये 6 व्यक्ति मिलकर के और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पूरे को ही रद्द कर दिया, इस पूरे संविधान संशोधन को रद्द कर दिया और वापस वही तरीका अपनाया गया न्यायाधीशों की नियुक्ति का, क्योंकि इसमें कार्यपालिका का जो हम कह सकते हैं रोल, भूमिका ज़्यादा बढ़ गई। तो न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए बाद में 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया और पुनः यही कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, इसको संक्षिप्त में समझ लीजिए, हालांकि कोर्स में नहीं है, कि एक भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और 4 अन्य न्यायाधीशों से, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से की सिफारिश से कह सकते हो या उनकी सहमति से कह सकते हो, वो जो है राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से, न्यायाधीश की सलाह देगा किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसी को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाएगा, ठीक है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली है। तो ये हो गया न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसमें है। तो वर्तमान में आप कह सकते हो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी प्रणाली से होती है, कॉलेजियम प्रणाली। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द कर दिया गया, 99वें संविधान संशोधन किया था उसको रद्द कर दिया गया और वापस वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली को ही पुनः स्वीकार किया है। अब दूसरी बात आती है न्यायाधीशों को पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से हटाना, तो हमने बात की थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, यानी कार्यपालिका करती है, लेकिन पद से हटाने का अगर है तो उसके लिए वही तरीका अपनाया गया है जो राष्ट्रपति के लिए है, अर्थात महाभियोग के तरीका अपनाया गया। और महाभियोग के बारे में हमने चर्चा कर ली थी जब राष्ट्रपति पढ़ा था हमने, ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, केवल 2 ही कारणों से किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 2 कारण कौन कौन से? एक तो कदाचार के आरोप में, यानी बुरा आचार, बुरे व्यवहार के आरोप में जो है न्यायाधीशों को उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, और एक अयोग्यता की स्थिति में। इन 2 स्थितियों में ही किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने पहले ही पढ़ ली थी। क्या होती है महाभियोग की प्रक्रिया? महाभियोग का प्रस्ताव अगर सदन में लाना है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। जिस सदस्य में सदन में लाया जा रहा है, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। फिर दोनों सदनों में, उसके बाद क्या होगा? दोनों सदनों में वो अलग अलग 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 लोकसभा में और 2/3 राज्यसभा में, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। केवल 2 स्थितियों में महाभियोग लाया जा सकता है, कदाचार या असमर्थता, योग्यता की स्थिति में। प्रस्ताव कौन लाएगा? दोनों सदनों में से लाया जा सकता है, लेकिन 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए। इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए, जरूरी है न्यायाधीश को कि भाई आप पर महाभियोग लाया जा रहा है। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना दो, फिर 1/4 सदस्य उसको प्रस्ताव लाए और फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो, तब जाकर के और किसी न्यायाधीश पर महाभियोग पारित होता है या महाभियोग पास होता है। और महाभियोग जब पास हो जाएगा तब स्वतः ही वो अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कार्यपालिका की भूमिका है। जबकि उसे हटाने का किसका भूमिका अधिकार? व्यवस्थापिका यानी संसद की भूमिका अधिकार। ठीक है, इसीलिए जटिल प्रक्रिया है महाभियोग। इसलिए आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। तो ये आपको याद रखना है। न्यायपालिका के गठन से संबंधित 2 बातें, नियुक्ति और उसके पद से हटाने की। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट हम अगला पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।